प्रेमचंद की कहानी प्रतिज्ञा का भाग 9 का प्रथम भाग। साड़ियाँ लौटाकर और कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके भी पूर्णा का मनोरथ पूरा न हो सका। वह उस संदेह को जरा भी न दूर कर सकी जो सुमित्रा के हृदय पर किसी हिंसक पशु की भांति आरूढ़ हो गया था। बेचारी दोनों तरफ से मारी गई। कमला तो नाराज हो ही गया, सुमित्रा ने भी मुंह फुला लिया। पूर्णा ने जब कई बार इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने की चेष्टा की, पर जब सुमित्रा की त्योरियां बदल गई और उसने झिड़क कर कह दिया, इस वक्त मुझसे कुछ न कहो पूर्णा, मुझे कोई बात नहीं सुहाती। मैं जन्म से ही अभागिनी हूँ, नहीं तो इस घर में आती ही क्यों। तुम आई तो समझी थी और कुछ न होगा तो रोना ही सुना दूंगी, पर बात कुछ और हो ही गई। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब मेरे भाग्य का दोष है। इस वक्त जाओ, मुझे जरा एकांत में रो लेने दो। तब पूर्णा को वहाँ से उठ जाने के सिवा और कुछ सूझ न पड़ा। वह धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा एकांत में रोई या न रोई, पर पूर्णा अपने दुर्भाग्य पर घंटों रोती रही। अभी तक सुमित्रा को प्रसन्न करने की चेष्टा में वह इस दुर्घटना की कुछ विवेचना न कर सकी थी, पर अब आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई वह इन सारी बातों की मन ही मन आलोचना करने लगी। कमला प्रसाद क्या वास्तव में एक साड़ी उसके लिए लाए थे? क्यों लाए थे? एक दिन छोड़कर तो वह फिर कभी कमला प्रसाद से बोली तक नहीं थी। उस दिन भी वह स्वयं कुछ न बोली थी, कमला प्रसाद की ही बातें सुन रही थी। हाँ, उससे अगर भूल हुई तो यही कि वह आने पर राजी हो गई, लेकिन करती क्या और अवलंबी क्या था? कोई आगे पीछे नज़र भी तो नहीं आता था। आखिर जब इन्हीं लोगों का दिया खाती थी तो यहाँ आने में कौन सी बाधा थी? जब से वह यहाँ आई उसने कभी कमला से बातचीत नहीं की। फिर कमला ने उसके लिए रेशमी साड़ी क्यों ली? वह तो एक कृपण है, या उदारता उसमें कहाँ से आ गई? सुमित्रा ने भी तो साड़ियाँ ना मांगी थी। अगर उसके लिए साड़ियाँ लानी थी तो मेरे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसकी ननद नहीं, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, केवल आसरत हूँ। यह सोचते सोचते पूर्णा को सहसा एक बात सूझ गई, जिसकी संभावना की वह कभी कल्पना भी न कर सकी थी। वह ऐसे कांप उठी मानो कोई भयंकर जंतु सामने आ गया। उसका सारा अंतःकरण, सारी चेतना, सारी आत्मा मानो अंधकार शून्य में परिणत हो गई, जैसे एक विशाल भवन उसके ऊपर गिर पड़ा हो। कमला प्रसाद उसी के लिए तो साड़ी नहीं लाए, और सुमित्रा को किसी प्रकार संशय न हो इसलिए वैसी ही साड़ी उसके लिए भी लेते आए। अगर यह बात है तो महान अनर्थ हो गया। ऐसी दशा में क्या वह एक क्षण भी इस घर में रह सकती है? वह मजदूरी करेगी, आटा पीसेगी, कपड़े सिएगी, भीख मांगेगी, पर यहाँ न रहेगी। यही संदेह इतने दिनों सुमित्रा को उसकी सहेली बनाए हुए था। यदि ऐसा था तो सुमित्रा ने उसे स्पष्ट क्यों न कह दिया? और क्या पहले ही दिन से उसे बिना किसी कारण के असंदेह हो गया? क्या सुमित्रा ने मेरे यहाँ आने का आशय ही कुत्सित समझा? क्या उसके विचार में मैं प्रेम की क्रीड़ा करने के लिए आई और लाई गई? इसके आगे पूर्णा और कुछ सोच न सकी। लंबी ठंडी गहरी सांस खींचकर वह फर्श पर लेट गई, मानो यमराज को आने का निमंत्रण दे रही थी। हाँ भगवान, वैधव्य क्या कलंक का दूसरा नाम है? लेकिन इस घर को त्याग देने का संकल्प करके भी पूर्णा निकल न सकी। कहाँ जाएगी? जा ही कहाँ सकती है? इतनी जल्दी चला जाना क्या इस लांछन को और भी सुदृढ़ न कर देगा? वह पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके विषय में नीची से नीची धारणा करते देर न लगती। मानो कुवासना ही वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड़ आना है। पूर्णा केवल करवट बदल कर रह गई। भोजन करने जाते समय सुमित्रा पूर्णा को साथ ले लिया करती थी। आज भी उसने आकर कमरे के द्वार से पुकारा। पूर्णा ने बड़ी नम्रता से कहा, बहन आज तो मुझे भूख नहीं है। सुमित्रा ने फिर आग्रह नहीं किया, चली गई। 12 बजे के पहले तो कमला प्रसाद भी अंदर सोने न आते, लेकिन आज 1 बज गया, 2 बज गए, फिर भी उनकी आहट न मिली। यहाँ तक कि 3 बजे के बाद उसके कानों में द्वार बंद होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सुमित्रा ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए थे। कदाचित अब उसे आशा न रही, पर पूर्णा अभी तक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तक कि शेष रात भी इंतज़ार में कट गई। कमला प्रसाद नहीं आए। समस्या जटिल हो गई। सारे घर में इसकी चर्चा होगी। जितने मुंह हैं उतनी बातें होंगी, और प्रत्येक मुख से उसका रूप और आकार बड़ा होकर निकलेगा। उन रहस्यमय कनफुसियों और संकेतों की कल्पना करके तो उसका हृदय मानो बैठ गया।
उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान तुम ही अब मेरे अवलंब हो, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। पूर्णा सारे दिन कमला से 2-4 बातें करने का अवसर खोजती रही, पर वह घर आई ही नहीं और मर्दानी बैठक में वह स्वयं संकोचवश न जा सकी। आज इच्छा न रहते हुए भी उसे भोजन करना पड़ा। उपवास करके लोगों को मनमानी आलोचनाएं करने का अवसर वह क्यों देती। यद्यपि सुमित्रा ने इन 2 दिनों में उसकी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं, किंतु आज संध्या समय पूर्णा उसके पास जाकर बैठ गई। सुमित्रा ने कहा, आओ बहन बैठो, मैंने तो आज अपने दादाजी को लिख दिया है कि आकर मुझे ले जाएं, यहाँ रहते रहते जी ऊब गया है। पूर्णा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी चलूँगी, यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। सुमित्रा, नहीं दिल लगी नहीं करती बहन, यहाँ आए बहुत दिन हो गए, जब जी नहीं लगता। कल महाशय रात भर गायब रहे, शायद समझते होंगे कि मनाने आती होगी। मेरी बला जाती, मैंने अंदर से द्वार बंद कर लिए। पूर्णा ने बात बनाई, बेचारे आकर लौट गए होंगे। सुमित्रा, मैं सो थोड़ी गई थी, वह इधर आई ही नहीं, समझा होगा लौंडी मना कर ले जाएगी, यहाँ किसे गरज पड़ी थी। पूर्णा, मना लेने में कोई बड़ी हानि तो न थी। सुमित्रा, कुछ नहीं, लाभ ही लाभ था, उनके आते ही चारों पदार्थ हाथ बांधे सामने आ जाते, यही ना। पूर्णा, तुम तो हंसी उड़ाती हो, पति किसी कारण रूठ जाए तो क्या उसे मनाना स्त्री का धर्म नहीं है। सुमित्रा, मैं तो आप ही कहती हूँ भाई, स्त्री पुरुष की जुती के सिवा और है ही क्या। पुरुष चाहे जैसा हो, चोर हो, ठग हो, व्यभिचारी हो, शराबी हो, स्त्री का धर्म है उसके चरण रज धो धोकर पिए। मैंने कौन सा अपराध किया था जो उन्हें मनाने जाती, जरा यह भी तो सुनो। पूर्णा, तुम ही अपने दिल से सोचो, आप ठीक हो जाएंगे। पूछो, अगर ऐसे ही बड़े छैला हो तो बाजार में क्यों नहीं मुंह काला करते, या घर में कंपा लगाने के शिकारी हो। मुझे पहले ही से शंका थी और कल तो उन्होंने अपने मन का भाव प्रकट ही कर दिया। पूर्णा ने जरा भौहें चढ़ाकर कहा, बहन तुम कैसी बातें करती हो, एक तो ब्राह्मणी, दूसरे विधवा, फिर नाते से बहन। मुझे वह क्या कुदृष्टि से देखेंगे, फिर उनका कभी ऐसा स्वभाव नहीं रहा। सुमित्रा पान लगाती हुई बोली, स्वभाव की न कहो पूर्णा, स्वभाव किसी को माथे पर नहीं लिखा होता। जिन्हें तुम बड़ा संयमी समझती हो वह छिपे रुस्तम होते हैं, उनका तीर मैदान में नहीं घर में चलता है। मगर हाँ, इनमें एक बात अच्छी है, अगर आज बीमार पड़ जाऊं तो सारा क्रोध हवा हो जाए, दौड़े चले आए, फिर दुत्कारो भी तो न हटे। पूर्णा, तो आज क्यों नहीं बीमार पड़ जाती। सुमित्रा, जरा 2-4 दिन जला तो लूँ, अकेले लाला को नींद नहीं आती, करवटें बदलकर सवेरा करते होंगे, इसी से तो मुझे जाने नहीं देते। पूर्णा, बड़ी निर्दयी हो बहन, आज चली जाना तुम्हें मेरी कसम। पर सुमित्रा इतनी आसानी से मानने वाली न थी। आज की रात भी यूँ ही गुजर गई। पूर्णा सारी रात आहट लेती रही, कमला प्रसाद न आए, इसी तरह कई दिन गुजर गए। सुमित्रा का आप कमला प्रसाद की चर्चा करके दिन बीतता था कि सारी बुराइयां उसे विस्मृत हो जाती थी, सारे गिले शिकवे भूलते जाते थे। वह उनकी स्नेहमयी बातें याद कर करके रोती थी, पर अभी तक मान का बंधन न टूटा था। शुदा से व्याकुल होने पर भी क्या किसी के सामने हाथ फैलाना सहज है। रमणी का हृदय अपनी पराजय स्वीकार न कर सकता था। 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात के बाद पूर्णा को सुमित्रा के कमरे का द्वार खुलने की आहट मिली। उसने समझा शायद कमला प्रसाद आए हैं। अपने द्वार पर खड़ी होकर झांकने लगी। सुमित्रा अपने कमरे से दबे पांव निकलकर इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकती मर्दाने कमरे की ओर चली जा रही थी। पूर्णा समझ गई आज रमणी का मान टूट गया। बात ठीक थी, सुमित्रा ने आज पति को मना लाने का संकल्प कर लिया था। वह कमरे से निकली, आंगन को भी पार किया, दालान से निकल गई, पति द्वार पर जा पहुंची। वहाँ एक क्षण तक खड़ी सोच रही थी कि कैसे पुकारूं। सहसा कमला प्रसाद के खांसने की आवाज़ सुनकर भागी, बेतहाशा भागी और अपने कमरे में आकर ही रुकी। उसका प्रेम पीड़ित हृदय मान का खिलौना बना हुआ था। रमणी का मान अजय है, अमर है, अनंत है। पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। उसे इस समय अपने सौभाग्य के दिनों की घटना याद आ रही थी, जब वह कई दिन के मान के बाद अपने पति को मनाने गई थी और द्वार से लौट आई। क्या सुमित्रा भी द्वार पर ही से लौट आई? वह अभी यही सोच रही थी कि सुमित्रा अंदर आती हुई दिखाई दी। उसे जो संशय हुआ था वही हुआ। पूर्णा के जी में जी आया कि जाकर सुमित्रा से पूछे क्या हुआ।
तुम उनसे कुछ बोली या बाहर ही से लौट आई? पर इस दशा में सुमित्रा से कुछ पूछना उचित न जान पड़ा। सुमित्रा ने कमरे में जाते ही दीपक बुझा दिया, कमरा बंद कर दिया और सो रही। किंतु पूर्णा अभी तक द्वार पर खड़ी थी। सुमित्रा की वियोग व्यथा कितनी दूसरा हो रही थी, यह सोचकर उसका कोमल हृदय द्रवित हो गया। क्या इस अवसर पर उसका कुछ दायित्व न था? क्या इस भांति तटस्थ रहकर तमाशा देखना ये उसका कर्तव्य था? इस सारी मान लीला का मूल कारण तो यही था। तब वह शांत चित्त से दो प्रेमियों को वियोगाग्नि में जलते देख सकती थी? कदापि नहीं। इसके पहले भी कई बार उसके जी में आया था कि रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। आज करुणा ने उन शंकाओं का शमन कर दिया। वह कमला प्रसाद को मनाने चली। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह न था। कमला को वह शुरू से ही अपना बड़ा भाई समझती आ रही थी, भैया कहकर पुकारती भी थी। फिर उसे उनके कमरे में जाने की जरूरत ही क्या थी? वह कमरे के द्वार पर खड़ी होकर पुकारेगी और कहेगी, भाभी को ज्वर हो आया है, आप जरा अंदर चले आइए। बस यह खबर पाते ही कमला दौड़े अंदर चले आएंगे। इसमें उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। 3 साल के वैवाहिक जीवन का अनुभव होने पर भी पुरुष संसार से अनभिज्ञ थी। अपने मामा के छोटे से गांव में उसका बाल जीवन बीता था। वहाँ सारा गांव उसे बहन या बेटी कहता था। वह कुत्सित वासनाओं से रहित संसार में स्वच्छंद रूप से खेत खलिहान में विचरा करती थी। विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जवान होकर भी बालक था, जो इतना लज्जाशील था कि यदि मोहल्ले की कोई स्त्री घर आ जाती तो अंदर कदम न रखता। वह अपने घर से निकली और मर्दाने कमरे के द्वार पर जाकर धीरे से किवाड़ पर थपकी दी। भय तो उसे था कि कमला प्रसाद की नींद मुश्किल से टूटेगी, लेकिन वहाँ नींद कहाँ। आहट पाते ही कमला ने द्वार खोल दिया और पूर्णा को देखकर कुतूहल से बोला, क्या है पूर्णा, आओ बैठो। पूर्णा ने सुमित्रा की बीमारी की सूचना न दी, क्योंकि झूठ बोलने की उसकी आदत न थी। एक क्षण तक वह अनिश्चित दशा में खड़ी रही, कोई बात न सूझती थी। अंत में बोली, क्या आप सुमित्रा से रूठे हैं? वह बेचारी मनाने आई थी, तिस पर भी आप न गए। कमला ने विस्मित होकर कहा, मनाने आई थी सुमित्रा? झूठी बात, मुझे कोई मनाने नहीं आया था। मनाने ही क्यों लगी? जिससे प्रेम होता है उसे मनाया जाता है। मैं तो मर भी जाऊं तो भी किसी को रंज ना हो। हाँ, माँ बाप रो लेंगे, सुमित्रा मुझे क्यों मनाने लगेगी? क्या तुमसे कहती थी? पूर्णा को भी आश्चर्य हुआ। सुमित्रा कहाँ आई थी और क्यों लौट गई? बोली, मैंने अभी उन्हें यहाँ आते और इधर से जाते देखा है। मैंने समझा शायद आपके पास आई हो। इस तरह कब तक रूठे रहिएगा? बेचारी रात दिन रोती रहती है। कमला ने मानो यह बात नहीं सुनी। समीप आकर बोले, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आओ, तुमसे कुछ कहना है। यह कहते कहते उसने पूर्णा की कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया और द्वार की सिटकनी लगा दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। उस आवेश से भरे हुए कठोर उग्र स्पर्श ने मानो सर्प के समान उसे डस लिया। सारी कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ गई। थरथर कांपती हुई द्वार से चिपटकर खड़ी हो गई। कमला उसकी घबराहट देखकर पलंग पर जा बैठा और आश्वासन देता हुआ बोला, डरो मत पूर्णा, आराम से बैठो, मैं भी आदमी हूँ, कोई काटू नहीं। आखिर मुझसे क्यों इतना भीगी भागी फिरती हो? मुझसे 2 बात करना भी तुम्हें नहीं भाता? तुमने उस दिन साड़ी लौटा दी, जानती हो मुझे कितना दुख हुआ। तो और क्या करती? सुमित्रा अपने दिल में क्या सोचेगी? कमला ने अब बात